अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं प्रणव तिवारी मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मेन मुद्दा वर्तमान में जो चल रहा है वो है कोरोना एक अभिशाप। तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं अनिल दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में और भी लोग हैं हमारे साथ। समाजवादी छात्र सभा से शिवशंकर जी गौड़ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राय रखेंगे मयंक राय जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्रनाथ मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कांग्रेस जो है विपक्ष में होकर देखा भी गया है, कोरोना का एक प्रकरण इससे पहले भी आया है, काफ़ी बातें उसमें रखी भी गई हैं। क्या लगता है जो इस समय जो लहर चल रही है, शासन हो, प्रशासन हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, भारत ही सरकार क्यों ना हो, कितनी सफल हो पाई है कोरोना से जंग लड़ने में? इसके पहले तो कुछ समझ में आता था। आज जो कोरोना का महामारी चला है, इससे हवा जैसे बढ़ गई। हजारों लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से 100 से 50 दिखाया जा रहा है। अब कोरोना इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर रही है एक बैग, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, देश के जनता से कोई लेना देना नहीं है। झूठ का पुनिंदा बांध करके केवल न तो इनके पास दवा की व्यवस्था है, न तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न तो बेड की व्यवस्था है। इनको सिर्फ देश का चुनाव दिखाई देता है। सत्ता की चाबी इनको चाहिए। हमारे देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर देश नहीं संभलता है तो उनको इस्तीफा दे करके, और जो भी हैं विपक्ष के, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी अभी बंगाल की रैली को निरस्त कर दिया। आसाम को आदरणीय प्रियंका गांधी जी रैली को हमने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, हमारे देश की जनता है तभी हम हैं। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से देश के जनता से कोई मोह नहीं है। सिर्फ झूठ वादा करके चुनाव में रैली करा रहे हैं। और कोरोना से रोज लाखों देश में मर रहे हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ और जो वैक्सीन के एक नाम आया था, वैक्सीन विदेशों में बेचने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के जनता को वैक्सीन भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ दवा तो कोई मिल नहीं रहा। बुखार का भी दवा हॉस्पिटल में हमारे एक मित्र शिव प्रकाश राय जी 15 तारीख को रात 12:30 बजे भर्ती हुए थे, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने एक भी दवा नहीं दिया, एक इंजेक्शन दिया। कहा जब तक जांच नहीं आएगा कोई दवा नहीं दिया जाएगा। वह व्यक्ति मर गया, लेकिन यहाँ की प्रशासन ने, यहाँ के डॉक्टर ने एक भी दवा देने का काम नहीं किया। ऐसे निकम्मे प्रदेश के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री से मैं इस्तीफे की मांग करता हूं। देश नहीं संभलता है। कोरोना से हमारे नौजवान दोस्तों, माताओं, बुजुर्गों का आप स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो शिक्षा नहीं कर सकते थे, आखिर क्या करने के लिए आप हैं? ऐसे निकम्मे देश के प्रधानमंत्री से मैं इस्तीफा आज इसी माध्यम से, कोरोना के विपत्ति काल में अगर आप सहयोगी नहीं हो सकते हैं तो आप इस्तीफा दे करके अपने घर जाइए। जो कहते हैं मैं झोला उठाऊंगा चल जाऊंगा। अगर एक हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी जी थी, कहती थी देश के लिए अगर शरीर में एक भी खून का कतरा हो देश के काम आएगा। यह प्रधानमंत्री सिर्फ कहता मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। कोरोना काल में अगर हम अपने देशवासियों को कोई मदद सहयोग न कर सके तो हम प्रधानमंत्री बनने का कोई हकदार नहीं है। देश का कतरा है, देश के काम आएगा। खून का एक एक कतरा देश के काम में आएगा। क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष तो कह रहा है कि हॉस्पिटल नहीं बनेगा, मंदिर मस्जिद में ही उलझाए रहेंगे। हॉस्पिटल में देश का जो कतरा है वो तो हॉस्पिटल के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ न मैं पक्ष की बात करूँगा और न ही विपक्ष की बात करूँगा। यह एक वैश्विक महामारी है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग इंसान हैं और यह बीमारी पक्ष या विपक्ष दोनों को प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि
इस विषय पर, कोरोना के विषय पर जो भी मैं कहूँगा सारी चीज़ों को सकारात्मक रूप से कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने कहा है कि अस्पताल नहीं ज़रूरी है, मंदिर मस्जिद में उलझाए रखा है। मैं आपको सबसे पहले तो उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो अस्पताल और मंदिर मस्जिद के नाम पर हमारे सनातन परंपरा को पूरी तरह से निशाना बनाने पे तुले हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जितना पिछले 60-65 वर्षों में अस्पताल बने हैं, उससे कहीं अधिक नरेंद्र मोदी की सरकार ने अस्पताल बनाए हैं। चाहे आप एम्स को देख लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज को देख लीजिए, चाहे उस तरह की व्यवस्थाओं को देख लीजिए। 60 साल तक अस्पतालों की कितनी खराब व्यवस्थाएं थी, साफ सफाई नहीं होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 के बाद से उसमें अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत अधिक सुधार किया है। और दूसरा विषय मैं मंदिर के नाम पर कहना चाहूँगा कि सुबह से ऐसे आप लोगों ने कई सारे पोस्ट देखे होंगे, कई सारे ऐसे मंदिर और आश्रम हैं जहाँ के उन आश्रम और उन मंदिरों ने, सबसे बड़ा उदाहरण इंदौर का राधा स्वामी सत्संग मंदिर, जहाँ पे 2000 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है। 2000 बेड का, केवल एक जगह नहीं है, ऐसा कई जगह है मंदिर मस्जिद पे, कई जगह मंदिर है खास तौर पे, जहाँ पर व्यवस्था के अनुरूप वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के लिए और वहाँ पर लोगों को आइसोलेशन के लिए इस बार ही नहीं पिछले वर्ष भी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था। तो विपक्ष तो कह रहा है कि आपके खोखले वादे हैं। उनका ये मानना है कि भैया आप जो है ऑक्सीजन की नई सुविधा दे पा रहे हैं, वेंटिलेटर बेड्स की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप तो जो वादे कर रहे हैं वो तो जनता के अनुकूल होना चाहिए ना। फिर से मैं एक बार वापस आपसे बताना चाहूँगा, न मैं यहाँ पक्ष हूँ और न मैं विपक्ष हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है और हमारा विचार परिवार या हमारा अगर विचार किसी से मिलता जुलता है तो स्वागत है। दूसरा विषय, बेड की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं या वैक्सीनेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे सरकार को अभी और प्रयास करने चाहिए। दूसरा विषय इसमें यह है कि देखिए, यह एक वैश्विक महामारी है और अचानक आई हुई आपदा है, ना हमें सूचित करके आई है और न ही हमको बता करके आई। ये अचानक आई हुई आपदा है और इतना विकराल रूप ये आपदा लेगा, यह आज से पहले ना हमने सोचा था, ना आपने सोचा था, नरेंद्र मोदी ने भी नहीं सोचा था, राहुल गांधी ने भी नहीं सोचा था, अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से भारत सरकार ने प्रयास किया है, जिस प्रकार से भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रयास किया है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें और अधिक सुधार करने की ज़रूरत है और अधिक बेड की व्यवस्थाएं किस प्रकार से सरकारें सुनिश्चित कर सकती हैं, यह जरूरी करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक मृतकों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है उनको मरने से, इसकी आवश्यकता है। अधिक से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई करके ज़रूरतमंदों को कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, इसकी भी और अधिक आवश्यकता है। और सबसे बड़ा विषय मैं बता देना चाहता हूँ, जो लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, सपा और बसपा के सर पे कुचल करके शासन सत्ता नहीं हासिल किया है। देश की जनता ने चुना है, उनको नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना है। तो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उनके पास जिम्मेदारी अगर है तो उस जिम्मेदारी का उनको जिस प्रकार से निर्वहन करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो भली भांति कर भी रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस वैश्विक आपदा में अभी भी कमियाँ हैं, उन कमियों को सरकार को ख़त्म करके इस कोरोना महामारी से किस प्रकार से देश की जनता को बचाया जाए, इसका उनको सुनिश्चित करना होगा। दमनकारी सरकार जो है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, दमनकारी सरकार के बारे में क्या कहना है? आपने हमेशा कहा है कि वो दमनकारी सरकार है, आपके जो सगे संबंधी हैं उनका कुछ और कहना है, क्या कहना चाहते हैं शिवशंकर जी? देखिए, पहले तो इनकी बातों पे मुझे हंसी आ रही है। ये बार बार कह रहे हैं पक्ष विपक्ष नहीं है। पूरी तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का अंग है, स्पष्ट है। रैलियों का आयोजन हो या कोई कार्यक्रम हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, काम करता है। अब बात रही जहां वैश्विक महामारी कोरोना की बात है, तो जनता ने आपको अगर वोट दिया तो इसलिए वोट दिया था कि जब विपत्ति आएगी तो आप आपदा को अवसर में नहीं बदलेंगे, आप आपदा में जनता का सहयोग करेंगे। अब आपदा में जब जनता को ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो आप ऑक्सीजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, बेड को बढ़ाएंगे, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाएंगे, न कि अपने सगे संबंधियों, आपके कार्यकर्ता, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निजी हॉस्पिटलों की संख्या बढ़वाकर उसके माध्यम से जनता से अवैध वसूली नहीं करेंगे आप। इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बना, अखिलेश यादव जी के शासनकाल में 500 बेड का दिया गया चाइल्ड वार्ड, जो आज कोरोना वार्ड में तब्दील है मेडिकल कॉलेज का। ये बतावें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कितने बेड को बढ़ाने का काम किया है। एम्स में ओपीडी केवल था, वो भी अब ऑनलाइन हो गया, एडमिट कराया नहीं जा रहा है।
गोरखपुर की संख्या, गोरखपुर की जनता कहाँ जाए। सदर का हाल आप देख सकते हैं, ओपीडी बंद कर दी गई, वहाँ एडमिट लोग नहीं कराए जा रहे हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके के साथ, मैं आपको बहुत गंभीर सवाल कर रहा हूँ, सुनियोजित तरीके के साथ कि जब मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या घटा दी जाएगी, जब एम्स में एडमिट नहीं कराए जाएंगे, सदर में रोक दिया जाएगा, तो इनके कार्यकर्ता, इनके नेताओं के जो निजी हॉस्पिटल हैं, निजी चिकित्सालय हैं, उसमें धड़ल्ले से मरीज आएंगे और उन मरीजों से अवैध वसूली की जाएगी। इनकी जिम्मेदारी बनती है। जनता ने अगर अवसर इनको दिया, जनता ने सत्ता अगर इनको दिया, तो इनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को बेड उपलब्ध कराएं, शमशान घाट की लकड़ियां उपलब्ध ना कराएं। जब जनता ने वोट इनको दिया, सरकार इनकी बनी, तो ये दवाएं उपलब्ध कराएं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, ना कि लोगों को शमशान घाट की लकड़ियां और उनको कफन उपलब्ध कराएं। आज जहां देखिए तहां त्राहिमाम मचा हुआ है, बनारस से लेकर गाजियाबाद से लगाए, गोरखपुर से लगाए, लखनऊ से लगाए, हर तरफ शमशान घाटों में। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं इस देश में, इस लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां ये सरकारें हॉस्पिटल बनवाने में नकारा और निकम्मी रही, वहीं शमशान बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं धिक्कार होना चाहिए ऐसी सरकारों पे, और पूरी तरीके से सरकार विमुख हो चुकी है अपने कर्तव्यों से। और श्रद्धेय अटल बिहारी जी एक बात कहते थे, गुजरात में जब दंगा हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रधर्म निभाया था, राष्ट्रधर्म निभाने की बात कही थी। फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रधर्म की बात आनी चाहिए कि जब एक तरफ लोग मर रहे हैं, करा रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है, हॉस्पिटलों के आगे बाहर लोग ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं, तो वहीं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री तो अभी जल्दी आइसोलेट हुए हैं, इसके पहले घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। अगर आपने इतना ही विकास का काम किया है, इतना ही उत्तर प्रदेश में आपने विकास की गंगा बहा दी है, तो क्यों उत्तर प्रदेश के निवासी इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं? लखनऊ के सड़कों पर, अन्य महानगरों के सड़कों पर, गोरखपुर के सड़कों पे लोग त्राहिमाम क्यों मचा रहे हैं? इस कोरोना काल को आपदा में अवसर में बदलकर एक तरफ जब लोग मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट से जेपी नड्डा का बयान आता है कि हम और कार्यालय बनाएंगे। वो पैसा कहां से आ रहा है, इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। इन्हें नहीं बोलेंगे, एक लाइन कह के बच जाएंगे कि हम जो है सही और गलत की बात करेंगे। पूरी तरीके से इन लोगों की जवाबदेही बनती है। ये नैतिकता के आधार पे ये पूरी सरकार अपनी नैतिकता खो चुकी है। तत्काल रूप से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पूरे देश में। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ऐसा कहना है समाजवादी छात्र सभा के वक्ता हैं, बेबाकी से अपनी बातें भी रखते हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं अनिल जी से जानते हैं। सर, सबका ये कहना है कि चुनावी रैलियां जो उन्होंने रद्द कर दी हैं, कहीं ना कहीं उनका डर है, वो जान चुके हैं कि बंगाल में जो है वो उनकी सत्ता आने वाली नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, इस तरीके की बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा बस यही काम करने को बैठाया गया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक किसी कार्य में पूर्ण रूप से अगर सफल होती है तो इस देश में भ्रम फैलाने में सफल होती है। अगर आपका ये कहना है और तो इसका मतलब है कि आप मान चुके हैं कि आप चुनाव जीत चुके हैं, और अगर आप चुनाव जीत चुके हैं तो आप भी तो कम से कम ये कार्य कर सकते हैं कि आप भी अपनी रैलियां बंद कर दें। जब आप हर जगह चुनाव जीत चुके हैं तो क्या जरूरत है इतनी रैलियां करने का? अभी विद्यार्थी परिषद के मेरे मित्र कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिदों ने तमाम जगहों पर अपने अंदर हॉस्पिटल खोल रखा है, तो मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूं कि मंदिर और मस्जिद भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, मंदिर और मस्जिद हमारे भी हैं। मंदिर और मस्जिद पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। अगर मंदिरों में अगर ये सुविधाएं दी जाती हैं तो हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म के हैं, और अगर मस्जिदों में ये सुविधाएं दी जाती हैं तो मुझे लगता है कि मुस्लिम साथियों को भी गर्व होना चाहिए कि उनके मस्जिदों में इस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, ना कि इस बात को आकर के हम मंदिर मस्जिद कर करके और इस पर वोट लेने का काम है। आज आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप ट्रेस करिए, टेस्ट करिए और उसके बाद ट्रीट करिए। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी शख्स बताए कि उनको टेस्ट करने के लिए कौन उनके पास आया है, उनको ट्रेस करने के लिए कौन उनके पास आया है और उनको ट्रीट करने के लिए कौन उनके पास अगर सरकारी मुलाजिम आया है, मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूं। अगर आप टेस्ट करवाने के लिए अगर आप हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहां आपका टेस्ट नहीं होगा। अगर आप ट्रेस खुद से अपने आप को करेंगे और उसके बाद अगर आप जाते हैं तो भी आपका वहां पे कोई सुध बुध लेने वाला व्यक्ति नहीं है। उसके बाद अगर आप अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो आपको ना वहां पे बेड मिलेगा, ना वहां पे आपको वहां वैक्सीनेशन की कोई सुविधा मिलेगी, ना आपको वहां पे कोई इंजेक्शन मिलेगा, ना आपको वहां पे कोई भी दवाई मिलेगी, और अगर दवाई मिलती भी है तो इतनी भारी रेट में मिलेगी कि गरीबों को मेरा उम्मीद नहीं है कि वो उनकी पहुंच वहां तक है। जो 1,000 300 की इंजेक्शन है वो 5-5 हज़ार में मिल रही है। आज रासूका लगाने का नौबत आ गया है, इस तरीके का अखबार में खबर आ रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी प्रशासन क्या कर रही है, हम इन लोगों से जानना चाहते हैं। मोदी जी, योगी जी लगभग 380 दिनों से ऊपर हो गए
है टीम 11 बना करके कोरोना के साथ इस तरीके से खेल रहे हैं जिस तरीके से लग रहा है कि भारत की टीम केन्या के साथ खेल रही हो। हर मोर्चे पे विफल हैं, हर मोर्चे पे इस तरीके से गिरे हुए हैं कोरोना के सामने कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जब बहुत भारी मतों से विद्यार्थी परिषद के हमारे मित्र ने कहा है कि बहुत भारी मतों से जनता ने चुना, आज वही जनता ये अफसोस कह रही है और एक नारा लगा रही है कि कमल की फूल ही हमारी भूल है, और ये राष्ट्रीय भूल साबित हुई है। और इस तरीके की समस्या जो आज उत्तर प्रदेश में आई है, मोदी जी काम अगर कुछ बढ़ा रहे हैं, अगर किसी चीज का विकास हुआ है तो वो उनके दाढ़ी का विकास हुआ है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का विकास इस पूरे भारतवर्ष में नहीं दिख रहा है। मोदी जी एक समय पे पोस्ट करते हैं 1 घंटे पहले कि आप लोग उचित दूरी बनाए रहिए, और 1 घंटे बाद वहीं बंगाल में जाकर के लाखों की भीड़ को एक पास ला करके उनके अंदर कोरोना फैलाने का काम करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये भी मांग करता हूं कि उनके ऊपर लोगों को उकसाने के लिए, उनको मरने के लिए उकसाने के लिए, आत्महत्या को उकसाने के लिए उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। और उनको नैतिकता के आधार पे, नैतिकता तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ये हम जानते हैं। जिस तरीके से आपको पता होगा कि उन्होंने 2-3 बड़े फैसले लिए हैं अपने जीवन काल में, वो तीनों इस तरीके से विफल रहे हैं। जब उन्होंने नोटबंदी की, ये पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा और कोई भी उससे किसी प्रकार के फायदा इस भारतवर्ष को नहीं पहुंचा। कोई डाटा उन्होंने आज तक नहीं दिया है। उसके बाद से उन्होंने जीएसटी लाया, जीएसटी भी विफल है, जीएसटी का भी कोई आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा है, पूरा जीएसटी भी विफल है। और अब इस कोरोना काल में जब लॉकडाउन प्रथम वर्ष में उन्होंने किया और उसके बाद से जिस तरीके से ये कोरोना से इस समय डील कर रहे हैं, इतना विफल है कि ये देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और इस देश को बचाने वाला इस समय कोई नहीं है। इस समय अगर हम किसी से विनती कर सकते हैं तो मात्र वो ऊपर वाला है जिससे हम विनती कर सकते हैं, जिसकी तरफ अपने आंख उठा करके देख सकते हैं कि शायद वो हमारे साथ खड़ा हो जाए तो हमारी जिंदगी बच जाए। जिस तरीके से हम लोग घर में बैठ करके फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आए दिन कोई 24 साल वाले की मृत्यु हो जा रही है, कोई 30 साल वाले की मृत्यु हो जा रही है, रूह कांप उठ रहा है। पर उसके बावजूद भी ना मोदी जी, ना अमित शाह जी, ना जेपी नड्डा जी वहां पे किसी तरीके का बंगाल में काम नहीं करने का काम कर रहे हैं। और आज के डेट में जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन इस तरीके से बदतमीज हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप खुद न्यूज़ में देख रहे होंगे कि पूर्व चुनाव आयुक्त को गोवा का जो है राज्यपाल बनाने का काम किया जा रहा है आने वाले समय में। तो इस तरीके का प्रलोभन दे करके भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल संवैधानिक जो ढांचा है उस पर कब्जा करके बैठी हुई है और उसी से एक तरीके से मीडिया को भी खरीद लिया गया है और आंकड़े नहीं सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से नोटबंदी का आंकड़ा नहीं दिया, जिस तरीके से जीएसटी का आंकड़ा नहीं दिया, उसी प्रकार से आज शमशान घाटों में जाकर के देखिए, जब लाशें जल रही हैं तो वहां पे बोर्ड लगाया जा रहा है, किसी तरीके से उसको ढक दिया जाए कि ये आंकड़ा भी सामने ना आ पाए। इनके हॉस्पिटल में आंकड़ा सामने आता है, एक दिन में 2 मृत्यु हुई, और जब घाट पे आप जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैकड़ों मृत्यु हुए हैं और सैकड़ों लाश एक एक दिन में जलाए जा रहे हैं। आखिर ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? केवल और केवल जो मैंने प्रथम समय में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर कोई एक काम अच्छा किया जाता है तो इस देश में भ्रम फैलाने का काम किया जाता है और इस देश में ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है कि आप और हम लड़ते रहें और ये मलाई चाटते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बातें जो है बड़ी बेबाकी से रखी हैं। चूँकि आप नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपका कर्तव्य है कि अपनी बातों को रखना। लेकिन हम अपने प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आप तमाम जनता को, जो आप हमें देख रहे हैं, जो हमें सुनते हैं, उनसे आग्रह है कि ये कोरोना है, महामारी है, इससे बचें, परिवार को बचाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।